टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं और जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि उसका सक्षमता परीक्षा की जो तिथि है वो भी घोषित हो गई है कि 26 फरवरी से होने वाली है। समय बहुत ही कम है। तो इसी तरह से रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान के भी प्रश्न आएंगे आपके सामने। फिलहाल ये जीव विज्ञान है और आइए इसमें देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान यानी कि फादर, बायोलॉजी के पिता कौन है, या जंतु विज्ञान यानी कि जो जूलॉजी है उसके जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है कि इसमें अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक यानी कि उससे कहा जाता है। इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है किसे? चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि हिपोक्रेटस को माना जाता है। ये चिकित्सा विज्ञान के जनक थे। इसी तरह से वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि बॉटनी का जनक किसे कहा? उसको कहते हैं यानी कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये लेमार्क और ये ट्रेविनेरस। ये लेमार्क फ्रांस के थे, वैज्ञानिक थे, और ये ट्रेविनेरस जो है कि जर्मनी के थे। और 1801 ईस्वी में इन दोनों के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कितने ही कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? और इसका खोज किया था किसने? यानी कि बैंटिंग और बेस्ट ने किया था 1921 में। इंसुलिन क्या है? तो मधुमेह के लिए यानी कि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण, उसके लिए एक दवा है यानी इंसुलिन। तो इसके बाद है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर में यानी कि ब्लड में जो शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा हो जाती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये इंसुलिन करता है। और इसलिए हमने बताया कि डायबिटीज़ के शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने किया था। देखिए सभी जो प्रश्न है ये कई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने किया था 1911 में। देखिए इसके बाद से जो है आप जानते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है कि ब्लड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरबीसी के बारे में पूछ रहा है कि मृत आरबीसी को नष्ट कहाँ किया जाता है? यानी कि आरबीसी जो है, जो मृत आरबीसी होते हैं उसको नष्ट कहाँ किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। यानी कि जो लीवर होता है हमारा वो मृत आरबीसी को, जो आरबीसी जो मृत हो जाते हैं उसको वो नष्ट कर देता है। इसके बाद है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? शरीर के अंदर हमारा ब्लड जो है कि वो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, जमता नहीं है। आखिर क्या कारण है? इसके लिए है कि शरीर के अंदर जो है जो हेपरिन होता है वो उसको ब्लड को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये जे वेर्जेलियस ने किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जे वेर्जेलियस ने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? देखिएगा तो प्रोटीन जो है कि ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है प्रोटीन। और नेक्स्ट है कि मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है। मानव के शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो ये प्रोटीन के संबंध में है कि 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है मनुष्य को, मानव शरीर को। एक है कि इसके बाद है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से यानी कि 1 ग्राम जो फैट होता है उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा, चूँकि ऊर्जा को हम कैलोरी में ही मापते हैं, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो देखिए 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। उसके बाद देखिए ये प्रश्न के रूप में कई बार आया हुआ है कि बच्चों में क्वारसियोरकर तथा मरास्मस के जो रोग होते हैं यानी कि जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से हो जाता है? तो देखिए ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है। इसी में क्या होता है कि बच्चों का जो सर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, बाकी हाथ पांव काफ़ी दुबले हो जाते हैं और पेट निकल जाता है। इस तरीके से ये क्वारसियोरकर और मरास्मस की जो बीमारी होती है जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मल में दुर्गंध होती है। यानी कि मल में दुर्गंध जो है कि किसके कारण होती है? देखिए इंडोल तथा एस्कॉर्टल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध होती है। नेक्स्ट है कि शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा यानी कि शरीर में जो शुगर है उसको ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो देखिए माल्टोज जो होता है वो शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? देखिए इसका ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है कि ये प्रोटीन का पाचन भी करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है।
नेक्स्ट है कि वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा किसके सहायता से एक शरीर में पच जाता है वसा का पाचन? तो ये लाइपोज के द्वारा होता है। लाइपेज जो है शरीर को वसा को पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये प्रश्न कई बार बहुत से कंपटीशन में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखिए यकृत जो है, यानी कि जो लीवर होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऐसे मानव शरीर में तो बहुत सी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में ये यकृत हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और नेक्स्ट है कि क्रोमोजोम का नामकरण, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसका नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा, यानी कि जो स्किन है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि हमारा पूरा जो शरीर है वो त्वचा से ही तो बना होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की जो कोशिका होती है, यानी कि जो न्यूरॉन होता है, वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। इसके बाद है कि देखिए पीत यानी कि का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा पीत का निर्माण किया जाता है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? देखिए दूध में जो है वो रेनिन पाया जाता है। रेनिन का काम है, ये दूध को फाड़ता है या उसको थक्का बनाने का, इनके दूध को जमाने का कार्य करता है। लार का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान यानी कि ये लार का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए 6.67 होता है, और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब जानते हैं कि जिस बिलियन का जो पीएच होता है, देखिए 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। क्योंकि ये 7 से कम है, इसलिए लार जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसके बाद है कि मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है कितनी मात्रा में? तो देखिए कम से कम 1.5 लीटर जो है, 1.5 लीटर जो लार है वो प्रतिदिन स्रावित होता है, यानी कि। और ये लार की प्रकृति कैसी होती है? तो ये मतलब वो क्षारीय होता है। और यहाँ नेक्स्ट है कि लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? लार में मुख्य रूप से जो एंजाइम पाया जाता है वो टायलिन होता है। टायलिन जो है कि लार में पाया जाता है, और इसके कारण ही हमारे जो हम भोजन करते हैं तो लार जो टायलिन है वो क्या करता है कि इस भोजन के साथ मिल जाता है और भोजन को पचाने का काम करता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो देखिए ये छोटी आंत में होता है, और इसे ही क्षुद्रांत भी कहा जाता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है यानी कि छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है मुख से ही। जैसे ही हम भोजन करते हैं, यानी कि मुख से भोजन को चबाते हैं, तो उससे ही भोजन के पाचन की क्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए इसके बाद है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए होमो सेपियंस कहा जाता है, मनुष्य का ये वैज्ञानिक नाम है, यानी कि मानव का। नेक्स्ट है कि ऊतकों का अध्ययन, चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सी जो कोशिकाएँ होती हैं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलकर के अंग तंत्र को बनाते हैं, और बहुत से जो अंग तंत्र होते हैं वो मिलकर के अंग बनाते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर का या जीवधारियों के शरीर का गठन हुआ है। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो देखिए हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? मानव त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसके बाद है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स, यानी कि मनुष्य में जो ये गुणसूत्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अगर उसको जोड़े के रूप में देखेंगे तो यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र किससे बना होता है? तो देखिए डीएनए एवं प्रोटीन का, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है हमारा गुणसूत्र, और 46 जो है गुणसूत्र मनुष्यों में होती हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था किसने? यानी कि डीएनए का ये हेलिक्स मॉडल को ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। और आपको बता दें कि डीएनए की खोज भी इन्होंने ही किया था, वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए की खोज की थी। आरएनए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। यानी कि कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए इसके बाद है कि
अब कुछ और भी इसमें प्रश्न है जो कोशिका से ही संबंधित हैं। देखिए ये पहला बेसिक जानकारी इसमें सब जो इस पॉइंट के माध्यम से दी गई है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो राइबोसोम में। अभी इसके पहले भी मिला था कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, और इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और अभी इसके पहले मिला था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप किसे कहते हैं? ये ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न है। सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि ऐसा कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है? तो ये देखिए रक्त समूह ओ होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो है, ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड है वो व्यक्ति सर्वदाता माना जाएगा, यानी कि उसका ब्लड किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, देखिए अंग्रेजी में उसको। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और वो क्षारीय प्रकृति का होता है। हमने बताया कि 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय माना जाएगा। और इसके बाद है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने किया था, 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह, जो लाल रक्त कण यानी कि जिसको हम आरबीसी कह सकते हैं, तो ये रेड ब्लड सेल हैं, तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यानी कि आरबीसी कहाँ पे समाप्त हो जाता है? तो देखिए ये प्लीहा जो होता है स्प्लीन, उसको आरबीसी का यानी कि वो कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा में ही जो है आरबीसी का नष्ट भी होता है, विनाश भी होता है, और वहीं पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है कि अब जान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों ही मिल जाएगा आपको, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है यानी कि शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना उसका कार्य होता है, जबकि आरबीसी का जो कार्य होता है शरीर की हर कोशिकाओं में O2 को यानी कि ऑक्सीजन को पहुँचाना। नेक्स्ट इसके बाद है कि श्वेत रक्त कण यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लिम्फ और यकृत और प्लीहा में। यानी कि इतने चीज में इसका अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत और प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कण यानी कि जो ये ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन जो होता है, यानी कि जो ये डब्ल्यूबीसी है देखिए यहाँ पे, तो डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं उसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण, इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। इसके बाद से फिर से नए यानी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता रहता है। लाल रक्त कण यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का रंग लाल होता है, क्यों? आप जानते होंगे कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और रक्त को थक्का बनाने या जमने में सहायक क्या होता है? देखिए फाइब्रोनोजिन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में या जमने में सहायक होता है। रही पर अगर विटामिन की बात की जाएगी तो जो विटामिन के होता है वो रक्त को जमने में सहायक होता है। और इसके बाद है कि विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलर ने किया था विटामिन ए और बी। विटामिन सी और डी की खोज किसने की थी? तो ये हॉलकट और हॉपकिंस ने किया था विटामिन सी और डी का खोज। देखिए इसके बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए जल में, देखिए जल को हम वाटर भी कहते हैं, यानी कि इसका डब्ल्यू ले सकते हैं, और याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी, यानी कि इससे याद हो जाएगा कि जो वाटर में बी और सी, यानी कि जल में बी और सी घुलनशील होता है विटामिन जो है। बसा में कौन सा जो विटामिन है वो घुलनशील होता है? तो देखिए बसा में घुल सकते हैं कौन कौन? तो ए, डी, ई तथा के, ये इतने विटामिन हैं, यानी कि 4 विटामिन जो हैं वो बसा में घुलनशील होता है। जबकि जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो सिर्फ बी और सी है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में जल का भार होता है, जल का भार कितना होता है? तो 65 से 80% हमारे जल का भार होता है शरीर में। और एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए एक जो है स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन? तो देखिए इसमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जो है पर डे एक स्वस्थ शरीर को पीना चाहिए। और अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि यानी कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का काफ़ी सहायक होता है वो इन दोनों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में और दांतों के निर्माण में। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है वो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होता है।
इसके बाद है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको रेटिनॉल कहते हैं, और उसका स्रोत क्या है, यानी कि आखिर ये विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, तो अंडा, गाजर और दूध, इन सभी में विटामिन ए की उपस्थिति होती है। जबकि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये कहाँ से मिलते हैं, तो आंवला और नींबू, यानी कि खट्टे फलों में हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है, तो ये काफ़ी सस्ते, आप फ्री में इसको लेते हैं। ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और इसलिए सूर्य के प्रकाश भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए रतौंधी की जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, यानी से घेंघ निकल जाता है, ये ग्वाइटर रोग होता है जो विटामिन आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी एपिसोड आएंगे, इसके बाद से और भी इसका वीडियो आएगा। और आप इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहें। नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद वाले जो सभी जो प्रश्न होंगे आएंगे, बायोलॉजी में अभी बहुत से प्रश्न हैं, इसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी है।